हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक अपडेट ये दे दूं कि बीएचयू ने यूईटी और पीईटी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके शेड्यूल जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और साथ ही साथ पीईटी के जितने भी कोर्स हैं जिनका कि एग्ज़ाम आपका 24 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में होना है, उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, जो कि आपको bhuonline.in पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3D ज्योमेट्री में हमारा जो सबसे बेसिक टॉपिक आता है और उस पर अक्सर हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो होता है किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये कोई एक लाइन है ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इस लाइन ए बी का ये ध्यान रखेंगे आप कि जब भी हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्शन एक अहम रोल प्ले करता है। तो जब भी हम ए बी की बात करेंगे, ठीक है, ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे, तो हमारे पास इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, बी में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, एक्स में से एक्स का, वाई में से वाई का और जेड में से जेड का। तो हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, यह हमारे पास इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास टर्म आता है जो कि इसी के सिमिलर होता है, वो होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए यह हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट है, जिसमें आपका मान लीजिए कि ओरिजिन से कोई एक लाइन है, ठीक है, जो कि पॉइंट पी पर जा रही है, उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई जेड है। और अगर ये लाइन जो ओपी है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन जो टर्म आता है वो बेसिकली कॉस एंगल की आता है। तो हमारे पास हो जाता है कॉस अल्फा, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास हो जाता है कॉस बीटा, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया कॉस गामा इज इक्वल टू, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोटेशन जनरली हर बुक में ली जाती है। अब इसके बाद हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है। अब ये तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हो गया, लेकिन अगर हम डायरेक्शन रेशियो के टर्म में बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएगा आपका। तो ओपी का जब हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे लाइन का, तो x माइनस 0 यानी x, वही हमारा y, वही हमारा z हो जाएगा। तो अब जब कॉस अल्फा या डायरेक्शन कोसाइन बराबर डायरेक्शन रेशियो का हम टर्म लिखेंगे, तो कॉस अल्फा बराबर आपको होता है, पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आपका ये चीज हो जाएगा x आधार, और आपका ये जो है ओपी ये आपका कर्ण है यानी हाइपोटेनस, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स की एल की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम की वैल्यू के लिए हमारा अब क्या हो जाएगा, कॉस, ये वाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरीके से कॉस गामा यानी एन के लिए हो जाएगा जेड अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हम एल एम एन दिख रहा है, अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो हम अगर एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर करें, तो हमारा चूंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाला हिस्सा, ये पूरी वैल्यू सेम है, तो जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी वही टर्म आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। अब इस एलिमेंट की जगह आप कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब
हमारे पास अगर कोई भी दो लाइन दिया रहता है, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में अगर दिया रहता है, तो हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए हम हमेशा कॉस थीटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें दो लाइन दी हुई है, उन दो लाइन का चाहे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो, अगर हमें उन दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है। अब इस L की जगह पर आप ये पूरी वैल्यू भी रखेंगे तो आपका जो नीचे होगा वो रूट में आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके पास एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली आपको अगर दिया रहेगा डायरेक्शन कोसाइन तो आप एंगल तो निकाल ही लेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर बेस्ड एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आपके अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0 एंड 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इन दो इक्वेशंस के द्वारा दिया गया है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला हम यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, तो हम यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -3l माइनस 5n। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6n इंटू -3l माइनस 5n माइनस 2nl हो जाएगा एज इट इज, प्लस 5l इंटू -3l माइनस 5n इज इक्वल टू 0। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18nl आ जाएगा, -30n स्क्वायर आ जाएगा, -2nl माइनस 15l स्क्वायर माइनस 25nl इज इक्वल टू 0। अब देखिए 18 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, तो 18 और 2 20 हो जाएगा, और ये -45 तो हमारे पास आ जाएगा -30n स्क्वायर माइनस 45nl माइनस 15l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस सब माइनस उस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 15 सबों में कॉमन है, निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा l स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा l प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा l प्लस n इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू चली आएगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हमारी l की वैल्यू मिलेगी -2n और एक l की वैल्यू मिलेगी -n। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको तीसरा इक्वेशन मान लें तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा l इज इक्वल टू -2n रखेंगे तो यहाँ -2n रखेंगे तो ऑलरेडी -3 है तो +6, ठीक है, आपका ये चीज +6 आ जाएगा। तो +6n माइनस 5n दैट इज l बराबर -2n implies that m इज इक्वल टू n, और l बराबर जब हम -n रखेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5n प्लस 3n इज इक्वल टू m हमें मिल जाएगा -2n। तो अब हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे वो मिल जाएंगे, l की वैल्यू आपकी -2n है, ठीक है, और m की वैल्यू आपकी n है, और एक वैल्यू आपकी n की n है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमें मिल जाएगा l की वैल्यू -n है, फिर दूसरा m की वैल्यू -2n है और n की वैल्यू n है। ये हमें दो चीजें मिल गई, ठीक है, दो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब इनके अगर बीच का हमें एंगल निकालना है, ये दो लाइन के दो डायरेक्शन रेशियोज हो गए, तो अब अगर इनके बीच का हमें एंगल निकालना है तो देखिए हर जगह पे चूंकि n है तो हम n कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, और इसको हम डायरेक्ट -2 1 1 एंड इसको हम -1 -2 1 लिख सकते हैं। तो अब जब इनके बीच का एंगल निकालेंगे cos थीटा, तो मैंने बताया था कि अगर आप डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं तो केवल L1 L2, ठीक है, इस तरीके का लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, इसलिए हम इनके मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू -1 2 हो जाएगा,
फिर 1 इंटू -2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 +1 हो जाएगा अपॉन इनके इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड से। तो हमारा मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 इंटू यहां पे निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 1। तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा 1, और नीचे आपका ये 6 आ जाएगा √6, ये भी आपका आ जाएगा √6, तो √6 इंटू √6 आपका 6 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब भी एक पॉइंट से पास कर रहा हो और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वेक्टर फॉर्म में, वो बनता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। जहां पर वो उस ए वेक्टर से पास कर रहा होता है, जहां पर आपको इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, और यहाँ पर आपका जो बी वेक्टर होता है वो किसी पैरेलल लाइन, जिस लाइन के वो पैरेलल होता है उस लाइन का वो डायरेक्शन रेशियो होता है, तो दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, और ये लैम्डा टाइम सिस्टम लगाया गया है क्योंकि वो आपका उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल होता है, तो जरूरी नहीं कि वो उसके इक्वल हो, ठीक है, लेकिन उसके एक कांस्टेंट लैम्डा से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास दो फॉर्म होते हैं। तो अब कार्टेशियन फॉर्म कह रहा है कि अगर वेक्टर फॉर्म इस तरीके का है तो कार्टेशियन फॉर्म कह रहा है कि x माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस a3 अपॉन b3। अब यहाँ पर a1 a2 a3 आपका वही है जो मैंने यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, बस इनका हम सिंपली कोऑर्डिनेट लिख देंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब अगर यही चीज हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, अगर 2 पॉइंट से पास करती हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कोई भी लाइन होती है अगर वो 2 पॉइंट्स के द्वारा मिल रही है तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमारा हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, अब यही चीज हमारा कार्टेशियन फॉर्म में अगर होता है तो यहाँ पर हमारे पास बी वेक्टर दिया हुआ था, यहाँ पर बी था, तो हम डायरेक्ट b1 b2 b3 लिख दिए। लेकिन जब आप डायरेक्शन रेशियो की हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास a2 माइनस a1 है, तो दैट इज हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 हमारा यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास बेसिकली 2 चीजें आती हैं। पहला उनके बीच में एंगल, दूसरा हमारे पास उनके इंटरसेक्शन पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, कि वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल बिटवीन 2 लाइंस की बात करें तो अगर लाइन L1 का मान लीजिए कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो B1 है और लाइन 2 का जो डायरेक्शन रेशियो है वो B2 है, अगर तो उनके बीच में एंगल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। अब आपको ध्यान ये देना होता है कि अगर हमारे पास ये चीजें आपकी जो है ये अगर पैरेलल हो जाती है, ठीक है, तो हमारा cos थीटा जो होगा उसमें थीटा आपका 0 हो जाएगा। तो दैट इज आपका जब भी आपका ऐसा होता है तो आपको ये ध्यान देना होता है कि हमारे पास इसके अंदर की जो वैल्यूज होती हैं, दैट इज अगर मान ले x1 है तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर हमारा ये लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा, अब यहाँ पर x y और z जो है ये b का i वाला कंपोनेंट, j वाला कंपोनेंट और k वाला कंपोनेंट है। ठीक है, अब अगर हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर के केस में आपका cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि आपका x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब? एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में ये रिलेशन आ जाता है और अगर पैरेलल है तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में। तो देखिए, अगर ये दो लाइंस जो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है और आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी डैश वेक्टर है, अगर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी एक कॉमन पॉइंट पर ऐसा होगा कि ये लाइन जो होंगी एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारे पास क्या होगा कि ये आर वेक्टर बराबर ये भी, आर वेक्टर बराबर ये भी, तो इनको हम आपस में बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी डैश वेक्टर। अब अगर हम इनको इनके कंपोनेंट्स में तोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k प्लस लैम्डा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k इज इक्वल टू a डैश 1 i प्लस a डैश 2 j प्लस a डैश 3 k प्लस म्यू टाइम्स b डैश 1 i प्लस b डैश 2 j प्लस b डैश 3 k। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखिए i वाले को एक साथ कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इधर a1 प्लस लैम्डा b1 i कैप प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस a3 प्लस लैम्डा b3 k कैप इज इक्वल टू, यहां पर कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a1 डैश प्लस म्यू b1 डैश i कैप प्लस a2 डैश प्लस म्यू b डैश 2 j कैप प्लस a डैश 3 प्लस म्यू b डैश b3 k कैप। अब अगर ये दो वेक्टर्स आपस में बराबर है तो हमने आपको वेक्टर वाला जो चैप्टर बताया था उसमें मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तो उनका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट इंडिविजुअली आपस में बराबर होता है। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा हमारे पास कि हमारे पास मिल जाएगा a1 प्लस लैम्डा b1 इज इक्वल टू a1 डैश प्लस म्यू b1 डैश। दूसरा मिल जाएगा a2 प्लस लैम्डा b2 इज इक्वल टू a2 डैश प्लस म्यू टाइम्स b2 डैश। और तीसरा मिल जाएगा a3 प्लस लैम्डा b3 इज इक्वल टू a3 डैश प्लस म्यू b3 डैश। ये हमारे पास तीन कंडीशंस मिल जाती है। ठीक है, जब भी हमारा कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है। अब यही चीज आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं इमेज पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको इमेज पॉइंट जब बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बेसिकली तीन चीजें भी बता दूंगा। पहला आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बता दूंगा। दूसरा, किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आपके लिए आता है वो भी बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो निकालना होता है किसी एक पॉइंट का किसी एक लाइन पर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसी एक टॉपिक में आ जाएंगी, इसलिए मैं डायरेक्ट ये बता दे रहा हूँ इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन हो गया और मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास अल्फा बीटा गामा, ये चीज है। ठीक है, अब यहीं से हम इस पर परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। अब हमारे पास ये डिस्टेंस d का फॉर्मूला हो गया। अभी P मान लीजिए यहाँ पर किसी एक पॉइंट R पर गिर रही है तो इस R का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा, वो निकाल लेंगे। और उसके बाद इस R का जब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम, तो अब हमारे पास नीचे इसका ठीक इमेज पॉइंट मिलेगा, मान लेते हैं Q। इसका भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन जो है वो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ये हमें दी है। ठीक है,
सिंपल सी चीज़ हम ये मान लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हम r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब जब इसको अगर हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी r वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, ये मिल जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये मिल जाएगा। तो हम r वेक्टर अगर इज इक्वल टू बराबर करें तो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस लैम्डा b1 i टाइम्स प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 j टाइम्स प्लस a3 प्लस लैम्डा b3 k टाइम्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारा ये चीज ये इस लाइन पर पॉइंट लाई कर रहा है और इस लाइन और इस लाइन का मतलब ये जो हमारा लाइन है, अगर हम इनके बीच का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे इस लाइन का तो हमारा ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो उसका। तो अब अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा b1 माइनस अल्फा, क्योंकि x वाला क्वाड्रेंट अल्फा है। तो अब ये हो जाएगा i टाइम्स प्लस दूसरा हमारा आ जाएगा a2 प्लस लैम्डा b2 माइनस बीटा j टाइम्स प्लस a3 प्लस लैम्डा b3 माइनस गामा k टाइम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने ये लिख दी, ये सिंपल सा मैंने ये किया हुआ है कि ये जो मैंने पॉइंट निकाला है r बराबर, ये आपका बेसिकली x y z की ही वैल्यू है। ये वाला आपका x हो गया, ये वाला y हो गया, ये वाला z वाला हो गया। तो अब आप यहाँ पे अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो इस लाइन का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 ही करेंगे। तो सॉरी, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डायरेक्शन जो कोऑर्डिनेट्स है उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर दिए हैं तो हमारा ये चीज आ गया है। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो अब हमारे पास हम यूज करेंगे, देखिए अब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपका b1 b2 b3 है। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा i वाला वैल्यू हट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट b1 a1 प्लस लैम्डा b1 माइनस अल्फा प्लस a2 प्लस लैम्डा b2 माइनस बीटा इंटू b2 प्लस b3 a3 प्लस लैम्डा b3 माइनस गामा, और ये वैल्यू हमारी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी फाइंड लैम्डा, ठीक है। हम लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू उठा करके जब हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज हमारे पास r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यही पॉइंट माना है r का और यहीं से ये माइनस कर रहे थे। तो हमारे पास r का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो मिल जाएगा a1 प्लस लैम्डा b1 कॉमा a2 प्लस लैम्डा b2 कॉमा a3 प्लस लैम्डा b3, और लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो ओवरऑल आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट मालूम हो गया, ये पॉइंट मालूम हो गया, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप दूरी निकाल लेंगे। अब हम इमेज पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपको पता है कि जितना इस लाइन से ये पॉइंट दूर होगा और जब हम इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे तो उतना ही दूर आपका इस लाइन से ये जो इमेज पॉइंट है ये होगा। तो अगर हम इनके और इनके बीच का मिड पॉइंट निकालें तो वो हमारा r आएगा। तो हम इनके बीच का मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल करके r निकालेंगे, और चूंकि हम r की वैल्यू दी हुई है तो वहां से हमारा q की वैल्यू
आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कॉमा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट ऑफ 1 2 3 एंड, ठीक है, ये मतलब आपका इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस पॉइंट से इस लाइन पर आपको परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो निकालना है, प्लस आपको उस पर इमेज जो इमेज पॉइंट होती है वो भी निकालना है। तो देखिए तीनों चीज हम एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये एक लाइन हो गया और ये हमारा एक पॉइंट हो गया जहां पर अब आपको वैल्यू दी हुई है 1 2 3। ठीक है, ये पॉइंट पी की आपको वैल्यू दी हुई है और हमारे पास ये लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन आपको इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था सॉल्यूशन में वेक्टर फॉर्म में कि देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमने बताया था कि ये आई वाले को सारे को एक साथ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा आई प्लस 7 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा के। और मैंने आपको बताया था कि यही जो हम वैल्यू निकालते हैं यही हमारा ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मान लेते हैं हम इसको एल, तो हमारा इसका यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 7 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 7 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, ये आपका इस एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब अगर ये लाइन हो गई तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो जब हम निकालेंगे तो इसमें से ये कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। अब हम अगर एलपी लाइन की बात करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एलपी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 7 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2, तो आपका आ जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस आपका हो जाएगा 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा के। अब मैंने आपको बताया था कि ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटू इसका डायरेक्शन रेशियो ये, यानी हमारे पास 3 इंटू 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस यहाँ पर माइनस 2 दिया हुआ है तो माइनस कर लेते हैं 2 4 माइनस 2 लैम्डा। और मैंने बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया है। अब 3 5 जा यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 5 जा 15 प्लस 9 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 9 प्लस 4 प्लस 4, तो आपके पास आ जाएगा 17 लैम्डा और 15 प्लस 10 25 माइनस 8 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब लैम्डा की वैल्यू -1 जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 6 प्लस 3 इंटू -1, तो 6 माइनस 3, तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, ठीक है, और उसके बाद ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 2 यानी 9। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 3 5 9। तो अब अगर हम एलपी की बात करेंगे डिस्टेंस, तो हमारे पास एलपी इज इक्वल टू आपको पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36। अब आप ये ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा LP इज इक्वल टू 7, ठीक है, 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 की वैल्यू कितनी होती है 7, ठीक है। तो LP की वैल्यू आपकी 7 आ गई, एक पार्ट। दूसरा पार्ट आपके पास L का कोऑर्डिनेट आ गया 3 5 9,
ठीक है, 2 पार्ट के हमारे इसमें आंसर मिल गए। अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ मान लीजिए कहीं आ रहा है, तो आपका पी एल ये मान लेते हैं क्यू। तो अब अगर क्यू की वैल्यू एक्स या हम एच के और एम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एलपी की वैल्यू हमें मिल चुकी थी 7, एल का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका था 3, 5 और 9। अब हमें लास्ट निकालना है फुट इमेज पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हो जाएगा, आपको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूले से कि h + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3। दूसरा कर रहा है k + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। और तीसरा है m + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 3 × 6 और ये 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास h की वैल्यू मिल जाएगी 5। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 5 × 10 - 2 8, तो k की वैल्यू 8। और तीसरा हमें यहां से मिल जाएगा 9 2 × 18 - 3 15, तो m की वैल्यू 15, ठीक है। तो हमारे पास इस q का जो कोऑर्डिनेट मिला हमें वो मिल गया 5, 8 एंड 15, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान देंगे कि देखिए हमारा एक ही क्वेश्चन में हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पे भी बात कर ली, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे भी बात कर ली और इमेज पॉइंट पर भी बात कर ली। तो इन सबों का मिला जुला करके कॉन्सेप्ट बस एक ही है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस लाइन पर जो भी आपका कार्टेशियन फॉर्म हो, देखिए अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो x बराबर करेंगे और अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो r बराबर करेंगे, ठीक है। वहां पर अगर कार्टेशियन फॉर्म होगा तो x बराबर y बराबर z बराबर करेंगे। और अगर आपका जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है x - x1 अपॉन a मान लीजिए दिया हुआ है बराबर y - y1 अपॉन b दिया हुआ है इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c है। तो आप इस पूरे को एक बराबर लैम्डा मान लेंगे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा a लैम्डा + x1। यहाँ से आपका y की वैल्यू आ जाएगा b लैम्डा + y1 और आपका z की वैल्यू आ जाएगा c लैम्डा + z1। तो अब यही चीज आपका जो सेम मैंने आपको r वेक्टर बराबर बताया था यही सेम उस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगेन आप यहाँ से इस पूरे के साथ माइनस करने के बाद डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में बेसिकली वही होता है। आप एक फॉर्म को समझ लीजिए, आपको दूसरा फॉर्म ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो आप मेन वेक्टर फॉर्म को ध्यान रखिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करने में आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स के बारे में। तो देखिए हमारा जब तक 2D का केस होता है तब तक हम ये मान के चलते हैं कि कोई लाइन या तो पैरेलल होगी और अगर पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे पास 3D का केस होता है तो हमारे पास जो केस बनता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 लाइन्स है, ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अब अगर वो पैरेलल हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल नहीं तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये जरूरी है? तो उस कंडीशन में हमारा जवाब होता है कि नहीं, क्योंकि वो 2 लाइन्स स्क्यू लाइन्स हो सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइन्स है हमारे पास, तो ये लाइन्स और ये लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है और ये एक दूसरे को कभी भी कट भी नहीं करेंगे। तो अब ये चीज़ चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, किसी भी डायरेक्शन जा रही हो, क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग है तो इस वजह से ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हम उसकी यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंपली होता है कि अगर हमारे पास पहले लाइन का इक्वेशन हमें r वेक्टर इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, दूसरी लाइन का ये दिया हुआ है, तो आपको इसमें केवल फॉर्मूला याद करना है, इसमें आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शन रेशियो जो आपका पॉइंट्स होता है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि देखिए जब भी उनके बीच में आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं और पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं a2 - a1 के साथ डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से। तो वो हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स आ जाता है, उनको हम जनरली स्क्यू लाइन्स बोलते हैं।
अब दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जिनमें आपका डायरेक्शन रेशियो जो है वो सेम होगा, ठीक है, मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर लैम्डा बी वेक्टर, यहाँ पर म्यू बी वेक्टर है। तो अब चूंकि यहाँ पर आपके पास अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि अगेन हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी निकालेंगे, तो भी जो लाइन होगी उनके बीच की वो परपेंडिकुलर होगी। अगेन हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ही करते हैं, लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के साथ चूंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो आप a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा दे देगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास d इज इक्वल टू होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा i j k। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है ये मैंने आपको वेक्टर वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1 2 -3 2 4 -5। तो यहाँ पर हमारे पास b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, i निकालना है तो -10 और ये आपका माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो -10 + 12 दैट इज 2i, ठीक है, -10 है प्लस 12 है तो इसलिए आपका +2i आ जाएगा। अब j निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i क्रॉस k करेंगे तो आपका -5 हो जाएगा और ये आपका +6 हो जाएगा। तो +6 -5 +1 आएगा, चूंकि j में आप माइनस साइन लगाते हैं तो इसलिए -j हो जाएगा। अब k निकालने के लिए हम i क्रॉस j करेंगे तो 4 -4 आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दैट इज 0k। अब हमारे पास a2 माइनस a1, तो अब हम डायरेक्ट b का फॉर्मूला निकाल देते हैं। और अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे b1 क्रॉस b2 का, क्योंकि हमें ये भी जरूरी है, तो हमारे पास आ जाएगा √5, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी 5। तो अब हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस a1, तो हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3i, ये करेंगे तो -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा, 0j और +2k, ठीक है, डॉट आपका आ जाएगा 2i -j + 0k डिवाइडेड बाई √5। तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी -3 और ये +2, तो आपका आ जाएगा -6, 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अपॉन √5, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 6/√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको 3D ज्योमेट्री में केवल लाइन के बारे में बताया है और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपको बताया है। क्योंकि 3D चैप्टर जो है आपका वो थोड़ा सा लंबा है और अगर मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बता रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको लाइन और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया है, दूसरा जो हमारा पार्ट आएगा उस पार्ट में मैंने आपको प्लेन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।